दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को, जिसमें हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के एक और टॉपिक को, विच इज मसल। एक और टॉपिक क्योंकि इससे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और पढ़ चुके हैं एक टॉपिक भी, विच इज द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हमने समझा था कि लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट कितने तरह के होते हैं, जो कि कितने थे, एमीबॉइड मूवमेंट, सिलिएटेड मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट, ये हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना मसल्स को। मसल्स क्या होती हैं, किस तरीके से इनका पूरा फंक्शन चलता है, कौन कौन सी मसल होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको समझना है। और इसे समझने के लिए आपको जो यहाँ डायग्राम गिवन है ये आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा खासा जिम जाने वाला इंसान दौड़ते दौड़ते सूख गया है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ स्केलेटल सिस्टम, ये सिर्फ स्केलेटन है। इसमें अब आपको दिखाई दे रही है पूरी मसल्स, जो कि रियल बॉडी आपकी जो होती है वो ऐसी होती है। तो मतलब आप समझो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ मसल्स कितनी ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। मसल्स से ही आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या होती है, इस तरीके से फॉर्म होती है। अब कैसे फॉर्म होती है, कहाँ कौन सी मसल है, कितने टाइप की है, ये सब पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, मसल्स के बारे में पढ़ना। और उससे पहले क्या करना है आप सबको पता है, सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ। कमेंट तो आप करते ही रहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं भाई मसल से। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane। ठीक है, चैप्टर 8 कौन सा था आपका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चैप्टर 8 कौन सा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां आपने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स होती हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला, उसी से निकलती हैं, उसी के पास पाई जाती हैं। तो फ्लैजेलर मूवमेंट helps in the swimming of spermatozoa and maintenance of water current in the canal systems of sponges and in locomotion of protozoans like Euglena। ठीक है, ये फ्लैजेलर मूवमेंट्स किस तरह से हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में, वाटर करंट के मेंटेनेंस में, और जैसे स्पॉन्जेस में पाया जाता है कैनाल सिस्टम उसमें, और प्रोटोजोआन्स के लोकोमोशन में, जैसे कि यूग्लिना। चलो अब देखते हैं मसल के बारे में। मसल क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और आपको पता होगा हम जितने भी टिश्यूज ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में एक टर्म पढ़ते हैं कि ये किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। दे आर ऑफ विच काइंड ऑफ ओरिजिन, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं, किस तरह का ओरिजिन इनका है। तो यहां आप समझोगे कि मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। कैसा होता है ओरिजिन इसका, मीजोडर्मल, मतलब ये कौन सी जर्म लेयर से बना है, मीजोडर्म से बना, सिंपल है, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, किससे बना है, ये मीजोडर्म से बना है। तो मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। मसल क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मीजोडर्मल ओरिजिन की है, ठीक है। क्लियर कहानी। अब देखेंगे आगे मसल्स के बारे में कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट of a human adult is contributed by muscles। ह्यूमन एडल्ट का जो 40 से 50% वेट है वो मसल्स ही कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने अभी देखा था ना डायग्राम, ये देखो, ये इमेज आपने देखी ना, बॉडी का वेट जो है स्केलेटल सिस्टम, देखो कितना वेट कैरी करेगा ये, 40 to 50% वेट जो है वो पूरा मसल्स कैरी करती हैं, मसल्स देती हैं वो वेट हमें। मसल वेट होता है हमारा और स्केलेटल वेट होता है, बोन वेट होता है, ठीक है। ये टर्म्स आपने सुने भी होंगे कि बोन वेट कितना है और मसल मास कितना है, मसल वेट कितना है, ठीक। तो 40 to 50% जो वेट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो मसल्स देती हैं हमें। एंड दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इनके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइट होती हैं मसल्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, एक्सटेंस हो जाती हैं और
इलास्टिसिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं, ये प्रॉपर्टीज से ये कैसे फंक्शन करते हैं, है ना। इलास्टिसिटी कहाँ काम आएगी, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी कहाँ काम आएगी, मसल एक्सटेंशन की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, ये सारे मूवमेंट्स में आप अभी अंदर पढ़ोगे, ठीक है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को आप अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफाई करते हो कि भाई वो कहाँ पाई जा रही है, उसकी लोकेशन क्या है, दिखती कैसी है, अपीयरेंस क्या है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, कि वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करवा रही है, इस बेसिस पर आप इसे क्लासिफाई करते हो। तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। लोकेशन के बेसिस पर आप 3 तरह की मसल्स बताओगे। कौन सी है वो 3 तरह की मसल्स? स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। अब ये 3 तरह की मसल्स आपको पढ़नी है, ठीक है। ये 3 तरह की मसल्स, ध्यान देना किसके ऊपर बेस्ड है, इनका क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ये 3 तरह की मसल्स का क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट्स है ना, जैसे हमारी बोन है, ठीक है, सारी बोन्स से जो भी हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, उन सब से क्लोज एसोसिएशन में होती हैं कौन? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के साथ जो स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ क्लोज एसोसिएशन में होती हैं, और they have a stripped appearance under the microscope and hence are called as striated muscles, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब आप इन्हें देखोगे तो ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखाती हैं और इसीलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स स्केलेटल कंपोनेंट के साथ एसोसिएशन में, अपीयरेंस कैसा दे रही है? स्ट्रिप्ड, इसलिए आप उन्हें स्ट्रिएटेड मसल कह रहे हो। क्या कहा था कि मसल को हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर, ठीक है। तो अपीयरेंस, लोकेशन क्या है? स्केलेटल मसल है भाई, स्केलेटल कंपोनेंट के पास पाई जाती है, और अपीयरेंस कैसा है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। कैसी कह दी हमने उन्हें? स्ट्रिएटेड मसल कह दी, ठीक है। समझ आई बात? स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड भी कहोगे, ठीक है। एज देयर एक्टिविटीज आर, स्ट्रिएटेड कहने का रीजन, अपीयरेंस स्ट्रिप्ड है, ठीक है, ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट के पास पाई जा रही है, लोकेशन वो है, इसलिए स्केलेटल कह दिया, ठीक है। अब आपने स्ट्रिएटेड मसल क्यों कहा? क्योंकि एक्टिविटीज के बेस पर बताना बाकी है ना कि एक्टिविटीज कैसी है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो क्योंकि इनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आप इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहोगे, इसलिए आप इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहोगे, ठीक है। देखो, स्केलेटल, मसल, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, दूसरा क्या कहोगे? स्ट्रिएटेड मसल, ये सारे टर्म्स आप आज तक सुनते थे तो सोचते थे सब कुछ बहुत कुछ हैवी सा होता होगा, सब कुछ अलग अलग होता होगा, सब यही सोचते थे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जरा सारी वही कहानी है, और क्योंकि भाई मूवमेंट जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज वाई आप इसी को कह रहे हो वॉलंटरी मसल भी, आप इसी को कह रहे हो वॉलंटरी मसल भी, ठीक है। क्या कहा आपने इसे? आपने इसे कहा स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस वाली, स्ट्रिएटेड मसल, वॉलंटरी मसल, ठीक। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स। अब इनका फंक्शन की बात कर लेते हैं। प्राइमरीली ये किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जानी जाती हैं? प्राइमरीली इनका फंक्शन अगर आप देखोगे तो लोकोमोटरी एक्शंस, मतलब हमें लोकोमोट करवाने में, हमारी बॉडी की प्लेस, लोकेशन चेंज कराने में ये हमें हेल्प करती हैं, और हमारे बॉडी पोस्चर्स को चेंज करवाने में हेल्प करती हैं,
ठीक है, ये चारों नाम याद रखोगे ना, स्केलेटल, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे विजरल मसल्स। स्केलेटल मसल डन हुआ, अब विजरल मसल्स क्या है? देखो, विजरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन्स। इन्हें हम हटाएंगे नहीं, ठीक है, इन्हें हम लिख के रखते हैं अपने पास साइड में कहीं। इसकी नंबरिंग को जरा चेंज कर देते हैं। 1 और ठीक है, अब क्लियर है ये। चलो अब आते हैं सेकंड पे, विजरल मसल्स। नहीं, मजा नहीं आया, कोई और कलर, हाँ ये ठीक है। सेकंड पे आते हैं विजरल मसल्स। अब इनकी कहानी पढ़ते हैं। सी, विजरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन्स। हमारे जितने भी विजरल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, हॉलो विजरल ऑर्गन्स की इनर वॉल पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो विजरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन्स। जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होंगे तभी आप उनकी इनर वॉल की बात करोगे, अदरवाइज आउटर वॉल की बात करोगे। तो अगर हॉलो ऑर्गन है तो उसके पास इनर वॉल होगी, और अगर इनर वॉल है तो उसमें पाई जाएगी क्या, विजरल ऑर्गन्स के, हॉलो विजरल ऑर्गन्स के इनर वॉल में पाई जाएगी विजरल मसल। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हॉलो है, पूरी ट्यूब है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या है, हॉलो है, पूरी ट्यूब है, तो उसकी इनर लाइनिंग होगी, और इनर लाइनिंग होगी तो उसमें कौन सी मसल पाई जाएगी, विजरल मसल पाई जाएगी। तो दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन। यहां पर जैसे हमने कहा था कि भाई ये स्ट्रिएटेड मसल है, ऐसा स्ट्रिएशन ये एग्जिबिट नहीं करती, तो इसे क्या कह दोगे आप, इसे क्या कह दोगे, नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहोगे। जैसे उसे कहा था कि इसका अपीयरेंस कैसा है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है, इसका नहीं है, इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस, तो क्या कहोगे, स्मूथ मसल कहोगे। तो कितने नाम निकल कर आए अगर देखा जाए तो बेसिक से कैलकुलेशन के साथ, स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल एंड विजरल मसल, ये तीन तो क्लियर दिख रहे हैं। और बात करें किसकी, स्ट्रिएशन, वो इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो तीनों नाम यहां पर अगर लिखते हैं तो इट इज नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड मसल, और स्मूथ मसल। अब फंक्शन की बात करना बाकी है कि फंक्शन वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर एक और नाम निकल कर आएगा। ठीक है, फंक्शन वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा, उसके अकॉर्डिंग एक और नाम निकल कर आएगा, उसे भी देख लेते हैं। सी, फंक्शंस पर आएंगे तो हम देखेंगे कि एक और नाम आपको मिलेगा इसका। ठीक है, एक और नाम मिलेगा, जैसे ऊपर हमने देखा स्केलेटल मसल के आपको मिल गए कितने नाम, 4 नाम। ठीक है, बस तो वैसी ही कंडीशन आपको मिलेगी किसकी, विजरल मसल की। ठीक है, विजरल मसल की भी आपको कुछ ऐसी ही कंडीशन मिलेगी। थोड़ा सा टिल्ट हो गया यार, इसको सीधा करना पड़ेगा। हाँ, अब भी ठीक लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी ठीक लग रहा है। हाँ, तो विजरल मसल के केस में आपको कितने नाम मिले, विजरल मसल है, नॉन स्ट्रिएटेड है, स्मूथ मसल है। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, फंक्शन की। तो फंक्शन पे जैसे ही आए तो पता चला देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। क्या कह दोगे इन्हें, इनवॉलंटरी मसल्स कह दोगे, कह दोगे क्या, इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, ये भी टेढ़ा हो गया, क्या क्या हो रहा है आज, सब कुछ टेढ़ा क्यों हो रहा है। इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां आपने देखा भाई पहले के 4 नाम, दूसरे के 4 नाम, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी कंट्रोल, विजरल मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल। ठीक,
अब बात करें किसकी, अब बात करें जरा, दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, हॉलो ट्यूब्स में पाई जा रही है ना, ट्रैक्ट्स में पाई जा रही है, तो हॉलो ट्यूब में जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जाएगी तो फूड का मूवमेंट कराएगी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जा रही है तो गैमीट्स का मूवमेंट कराएगी। ऐसे करके ये ट्रैक्ट्स के थ्रू मूवमेंट को करवाएगी। अब बात करें थर्ड टाइप की, कार्डियक मसल। इसके लिए जरा जगह बना लेते हैं, कार्डियक मसल के लिए जरा जगह बना लेते हैं। कार्डियक को किधर फिट करना है अपन को, कार्डियक को फिट करेंगे अपन कहाँ, यहीं कहीं कर लेंगे कोने में, ठीक है, यहीं कहीं कोने में कर लेते हैं। चलो ठीक, इतना क्लियर। अब लिखते हैं अपन थर्ड वाला। एक और कलर चाहिए मुझे, उसके लिए चाहिए मुझे कॉलल, कॉलल, कॉलल। ये कॉलल चलेगा, हाँ चलेगा। चलो थर्ड टाइप लिखते हैं हम कार्डियक मसल का। ठीक, कार्डियक मसल्स ये क्या होती है भाई, ये हार्ट की मसल्स हैं। कार्डियक तो नाम से ही हम समझते हैं भाई, कार्डियक टर्म कहाँ यूज करते हैं, हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो कार्डियक मसल जो है वो मसल्स ऑफ हार्ट है। एंड मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। कई सारी कार्डियक मसल्स, कई सारे मसल्स एक साथ एक ब्रांचिंग पैटर्न में जुड़ते हैं, असेंबल होते हैं और फिर बनाते हैं कार्डियक मसल को। अब अपीयरेंस के बेस पर कार्डियक मसल्स कैसी हैं, स्ट्रिएटेड। अगर अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसी हैं, स्ट्रिएटेड है। अपीयरेंस में बात करोगे तो कैसी हैं, स्ट्रिएटेड। ठीक है, जैसे जैसे मिलता जाए तो लिखते जाएंगे अपन उनका नेचर। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसी हैं, स्ट्रिएटेड है। फिर बात करें हम, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। कार्डियक मसल्स, हमारे हार्ट में जो मसल्स मूव कर रही हैं वो आप कंट्रोल करते हो क्या, आप बोलते हो क्या कि चल भाई धड़क धड़क धड़क, नहीं भाई रुक जा रुक जा रुक जा, इसको देख के तो धड़कने बंद कर दे, ऐसा करते हो क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो दे आर नॉट इन वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स कैसी हो गई, इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स। अब बात करें किसकी, let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction। अब आपको क्या पढ़ना है, एक स्केलेटल मसल को थोड़ा सा डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा, जिससे आप स्ट्रक्चर ऑफ मसल और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को समझ पाओगे। ठीक है, अब ये डिटेल स्टडी करने के लिए क्या करोगे आप, देखो हर एक अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने तीनों मसल्स के जो टाइप हमें पढ़ने थे, जो नाम हमें पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब हम यहां से स्केलेटल से स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, तो वो बनी होती है ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और fascicles which are held together by a common collagenous connective tissue layer, जिसे आप फैसिया कहते हो। एक कनेक्टिंग लेयर होती है, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो जोड़ती है, ठीक, जिसे नाम दिया है क्या, फैसिया। हर एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल जो है सॉरी, हर एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल जो है वो हमारी बॉडी की, वो कैसी होती है, वो कई सारे नंबर ऑफ मसल बंडल्स से मिलकर बनती है। इन मसल बंडल्स को आप फैसिकल्स कह रहे हो, मसल के बंडल्स को आप फैसिकल्स कह रहे हो, और ये सारे बंडल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बाय अ कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसका नाम है फैसिया। ठीक है, फैसिया के थ्रू ये सारे फैसिकल्स जुड़े हुए हैं। सारे फैसिकल किससे जुड़े हैं, फैसिया के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, फैसिया के थ्रू क्या जुड़े हैं, सारे फैसिकल्स। ठीक है, दोनों नाम एक साथ अब दिख रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं कि फैसिकल्स मतलब क्या, बहुत सारे मसल बंडल्स। जोड़ा किसने है इन सारे मसल बंडल्स को, फैसिया ने जोड़ा है। ठीक, क्लियर कहानी। अब देखें आगे, अरे
इन सारे मसल बंडल्स को जोड़ा है फैसिया ने। हर एक मसल बंडल के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि मसल बंडल्स, ठीक है, बहुत सारे मसल बंडल्स हैं जिन्हें क्या कह रहे हो आप, और फैसिकल्स, ठीक है, जुड़े हुए हैं किससे, फैसिया के थ्रू। और ये हर एक मसल बंडल के बारे में भी ये कह रहे हैं कि मसल बंडल अपने आप में खुद कैसे बना। मसल बंडल है मतलब उसमें खुद में भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं भाई। देखो तो ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, मतलब बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलके बना मसल बंडल। और ऐसे कई सारे मसल बंडल्स को जोड़ा किसने, फैसिया ने, ठीक है। कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है फैसिया, जिसने जोड़ा इन सारे मसल बंडल्स को, जिन्हें आप कहते हो फैसिकल्स। और ये बने हैं किससे, बहुत सारे मसल फाइबर्स से। किससे बने हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स से, ठीक है। चलो आप जरा एक बार इसको क्लियर मारते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं, फिर से ले आएंगे सारा। देखो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मसल फाइबर्स। देखो ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये सब मसल फाइबर्स हैं, ये सब मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, ठीक, ये सब मसल फाइबर्स हैं। एंड इन सारे मसल फाइबर्स से मिलके क्या बने हैं, इन सारे मसल फाइबर्स से मिलके क्या बने हैं, मसल बंडल। देखो ये बहुत सारे मसल फाइबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलके क्या बना है, ये बना है फैसिकल। ये सारे फैसिकल्स हैं, ये 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, फैसिकल, मतलब मसल बंडल, मतलब मसल बंडल, ठीक है। बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बना एक मसल बंडल। और इस मसल बंडल को बनाने के लिए, इस मसल बंडल को बनाने के लिए क्या चाहिए थी, इस मसल बंडल फैसिकल को बनाने के लिए चाहिए थी एक लेयर, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, विच इज फैसिया, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या है, फैसिया, ठीक। इसके अंदर इसके अलावा और क्या है मसल बंडल में, तो अगर यहां देखोगे इस मसल बंडल को थोड़ा और ज्यादा इलैबोरेटेड हुए, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, सार्कोलेमा एंड ब्लड कैपिलरी। सार्कोलेमा क्या है, एक मसल फाइबर की आपको बाउंड्री वॉल लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, एक मसल फाइबर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, जैसे सार्कोलेमा, एंड ब्लड कैपिलरीज यहां पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर जो आपने अभी देखा। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी पर, अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी पर। पहले इन चीजों को स्टिक कर देते हैं कहीं पर, ये स्टिकी नोट्स हमारे। चलिए डन डन डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर। हर एक मसल फाइबर जिसने मसल बंडल को बनाया है ना, फैसिकल्स को बनाया, तो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सार्कोलेमा कह रहे हो। अभी दिखाया था मैंने डायग्राम में, सार्कोलेमा। हर एक मसल फाइबर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है और उसे आप सार्कोलेमा कहते हो, जिसके अंदर क्या है, उस मसल फाइबर के अंदर जो भरा है फ्लूइड, सार्कोप्लाज्म। क्या कहोगे उसे, सार्कोप्लाज्म, ठीक। मसल फाइबर इज अ syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei। ये कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज syncytium, जब क्या हो, काफी सारी सेल्स फ्यूज हो जाएं
और उसकी वजह से फिर क्या हो, उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को आप क्या कहते हो, जो कि फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स से बनी है। इस कंडीशन को आप सिंसाइटियम कहते हो, जिसमें आपको क्या दिखेंगे, सार्कोप्लाज्म जो है ना, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो मसल फाइबर है, सार्कोप्लाज्म जिसके अंदर भरा हुआ है, ये कैसा है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो इट इज, दिस मसल फाइबर इज सिंसाइटियम, क्योंकि इसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। और जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर चीज को आप सार्कोप्लाज्मिक बोल दोगे अब। ठीक है, इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑफ द मसल फाइबर, इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये क्या करती है, कैल्शियम आयंस को जमा करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, स्टोर करके रखती है। तो दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है। ठीक, एक और अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें हम मसल फाइबर का, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज, मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, जिन्हें आप मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हो। इसमें काफी सारे ऐसे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो सब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, सब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, सारे के सारे फिलामेंट्स, जिन्हें आप मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हो। ठीक, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, हर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर अल्टरनेटली अरेंज्ड डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक मायोफाइब्रिल के ऊपर अल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। जो आपने कहा ना कि पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है, आपने क्या बोला कि भाई पैरेलली अरेंज्ड है, बहुत सारे फिलामेंट्स। ठीक है, बहुत सारे फिलामेंट्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हैं। अब इस पैरेलल अरेंजमेंट में मैं कह दूं कि कुछ क्या है, डार्क फिलामेंट्स है और कुछ क्या है, लाइट फिलामेंट्स है, ऐसे अल्टरनेट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। अब ये तो मैंने सिंपल लाइन बना दी, इन फिलामेंट्स का हम डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, कि ऐसे अल्टरनेटली डार्क एंड लाइट फिलामेंट्स पैरेलली अरेंज्ड हैं, बहुत सारे, जिससे बना क्या, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स आपने कहा। ठीक है, हर एक मायोफाइब्रिल जो होता है वो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड से बनता है। ठीक है, अब इस कहानी को समझते हैं, इस कहानी को समझते हैं। A detailed study of myofibril, जब इन मायोफाइब्रिल्स की कहानी को आप समझने जाओगे इन डिटेल, तो it has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins which are actin and myosin. जो ये striated appearance आप बार बार कह रहे थे कि appearance कैसा आ रहा है, striated आ रहा है, तो ये क्यों आता है, ये striated appearance आता है इन important proteins की वजह से, जो कौन से हैं, वो हैं actin and myosin। कौन से important proteins हैं, actin and myosin। A detailed study of myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins। ये striated appearance जो है वो दो important proteins की वजह से आता है, which are actin and myosin। And the light bands contain actin and is called as I band और isotropic band। जो light band है, अभी क्या कहा आपने कि एक लाइट होगा एक डार्क होगा, अल्टरनेट पाए जाएंगे। तो जो लाइट वाला बैंड है इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, एक्टिन, इसे आप कहोगे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। क्या कहोगे, आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें क्या होगा, इसमें पाया जाएगा एक्टिन, कौन सा प्रोटीन, एक्टिन। और जो डार्क बैंड है इसमें पाया जाएगा क्या, इसे आप कहोगे एनाइसोट्रोपिक बैंड। देखो, आई बैंड और दूसरा बैंड कौन सा है आपका, ए। ठीक है, आई वाला किस वजह से, बिकॉज इट इज आइसोट्रोपिक बैंड। ए वाला एनाइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड किससे बना है, एक्टिन। कौन सा प्रोटीन, एक्टिन। एनाइसोट्रोपिक की बात करें तो कौन सा प्रोटीन, मायोसिन। ठीक है, क्लियर हुई कहानी। मसल फाइबर के केस में
जो बैंड्स अल्टरनेटली पाए जा रहे हैं फिलामेंट्स में, ये बैंड्स आई बैंड और ए बैंड है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक एक्टिन वाला, और बी ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक मायोसिन वाला। ठीक, अब इस एक्टिन और मायोसिन की कहानी में, ये जो दोनों ही प्रोटीन्स है ना, एक्टिन और मायोसिन, बोथ द प्रोटीन्स, दे बोथ आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो मैंने अभी रॉड बना के बता दी थी ना, ये सब बिल्कुल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज्ड होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट के कंपैरिजन में थिन होते हैं। ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ना आई बिंड वाले, ये कैसे हैं? थिन होते हैं मायोसिन के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली फिर मायोसिन कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ऑब्वियसली फिर मायोसिन कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। थिन एंड दे आर थिक। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स, hence are commonly called as thin and thick filaments respectively। तो आप क्या कहोगे कि थिन और थिक फिलामेंट पाए जा रहे हैं अल्टरनेटली, और उन सबसे बन गया क्या? क्या बना उससे? मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या हुआ? इन द सेंटर, ये थिन और थिक का पैरेलल अरेंजमेंट तो ठीक है अल्टरनेटली, सेंटर में हर एक आई बैंड के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड एज जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। हर एक आई बैंड वाला जो स्ट्रैंड होगा ना, ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बताना है ना आपको। आपने बोल दिया कि ये आई बैंड है, ठीक है, फिर आपने बोल दिया कि एक क्या है? ए बैंड है, एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, तो इस आई बैंड में, हर एक आई बैंड में क्या पाया जाएगा? एक जेड लाइन जो कि क्या करेगी? इसको बाइसेक्ट करेगी। एक जेड लाइन, ठीक है, एक जेड लाइन होगी जो इसे बाइसेक्ट करेगी। थिन फिलामेंट्स, द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। ये जो थिन फिलामेंट्स है ना आई बैंड वाले, ये इस जेड लाइन से बढ़िया तरीके से अटैच्ड होंगे, और जो थिक फिलामेंट्स होंगे ए बैंड के, they are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called as M line। मतलब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाए कि भाई Z लाइन किससे एसोसिएटेड है, तो आप कहोगे I बैंड से एसोसिएटेड है Z लाइन, और A बैंड से एसोसिएटेड है कौन सी? आपकी M लाइन। ठीक है, Z लाइन I बैंड से एसोसिएटेड है और A बैंड से एसोसिएटेड है M लाइन। ठीक है, तो A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils। इन myofibrils में इसकी पूरी लेंथ में ये A और I band alternately arranged होते हैं। A band से एसोसिएटेड है M लाइन और I से एसोसिएटेड है Z लाइन। ठीक है, कहानी क्लियर है इतनी? अब बढ़ना है आगे हमें इससे। ठीक है, देखो, the portion of the myofibril between two successive Z lines, दो सक्सेसिव Z लाइन के बीच में, मतलब एक Z लाइन फिर M लाइन फिर Z लाइन। ठीक है, तो दो सक्सेसिव Z लाइन के बीच में जो पोर्शन है उसे आप कैसे कंसिडर करते हो? उसे आप कहते हो एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सार्कोमेयर, और इसे आप सार्कोमेयर कहोगे। देखो जैसा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। अब इन लाइट बैंड और डार्क बैंड्स के बीच में देखो आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। ये देखो लाइट बैंड के बिल्कुल बीच में एक लाइन पाई जा रही है जो उसे बाइसेक्ट कर रही है, और डार्क बैंड के बीच में भी एक लाइन पाई जा रही है जो उसे बाइसेक्ट कर रही है। दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द ए बैंड और एम लाइन। ठीक है, जेड लाइन, एम लाइन एंड देन अगेन जेड लाइन। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, वापस ले आएंगे। अब देखो जरा, जेड लाइन ये दिख रही है, जेड लाइन। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा क्या है आपका? आई बैंड, लाइट वाला। ठीक है, इसमें क्या दिख रही है? बीच में बाइसेक्ट करने वाली है जेड लाइन, और ये पूरा क्या है? यहां से डार्क बैंड। ठीक है, ए बैंड, डार्क बैंड। ये दिख रही है इसे बाइसेक्ट करने वाली कौन सी लाइन? एम लाइन। ठीक है, फिर से आ गया कौन सा? लाइट बैंड। ये देखो इसको बाइसेक्ट करने वाली जेड लाइन। ठीक, ये फिर से आ गया आपका आई बैंड। सब पैरेलली अरेंज्ड है इसी तरीके से।
देखो यहाँ पर एक और डायग्राम बताया हुआ है, जेड लाइन, ये रही जेड लाइन, ठीक है, ये पूरा लाइट बैंड, और फिर वापस ए बैंड, और फिर वापस से आई बैंड, ए बैंड के बीच में देखो लाइन, ठीक है, और आई बैंड के बीच में भी लाइन, ठीक है, जेड लाइन एंड एम लाइन। जो हमारे मसल के नोट्स हैं उनको तो हम रखेंगे हमारे साथ स्टिक करके ऐसे, ठीक है, इन्हें इरेज कर देते हैं, बाकी चीजों को ये तो रहेंगे हमारे साथ एंड तक, ठीक। अब बचे हुए पोर्शन की हम बात करें। इन अ रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट्स की एजेस होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, दोनों थिक फिलामेंट के साइड पे, दे पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, and this central part of thick filament not overlapped by thin filament is called as the H zone। जो अभी आपने डायग्राम में देखा था कि थिन और थिक फिलामेंट के बीच में कोई एक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहा, उस पोर्शन को आप एच जोन कहते हो, जहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई थी। अभी आपने ये डायग्राम देखा था, देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, लाइट बैंड और लाइट बैंड, लेकिन यहां पर देखो आप, इसमें कोई भी डार्क बैंड के ऊपर लाइट बैंड की ओवरलैपिंग नहीं है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है इस जोन में। इस जोन को आप कहते हो एच जोन, ठीक है, इस जोन को आप क्या कहते हो, एच जोन कहते हो, जहां कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। क्लियर है क्या कहानी? इस जोन को आप क्या कहते हो, एच जोन कहते हो, जहां कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। एक बार मैं ये नोट्स और बता दूं आपको, ये जो चीजें हमने हमेशा बिल्कुल पूरे लेक्चर में स्टिक करके रखी, इसका क्या रीजन था। ये पूरी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए जानना कि भाई स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल के केस में आप कौन कौन से टर्म्स यूज करते हो। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी यूज करोगे यहां पर, नॉन स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड वॉलंटरी यूज करोगे यहां पर, एंड देन स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी वर्ड यूज करेंगे आप यहां पर। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। देन मसल फाइबर्स से मिलके बना था क्या, मसल बंडल, जिन्हें फैसिकल्स कहा, और इनको जोड़ के रखने वाला किसका काम था, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर का, कोलेजनस का, जिसको हमने कहा फैसिया, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं, दैट ये जो मसल फाइबर्स है ना, इन मसल फाइबर्स को लाइन करने वाली जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इन मसल फाइबर्स को लाइन करने वाली जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे क्या कहा आपने, उसे क्या कहा, सार्कोलेमा। क्या कहा उसे, सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जैसे साइटोसेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो इसे क्या कहा था हमने, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि भाई ये होता है कैसा, सिंसाइटियम, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक, ये हमने पढ़ा। अब इस सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म के बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई ये जो बहुत सारे फाइबर्स बने ना, मसल फाइबर्स, ये कैसे बने हैं, इनके स्ट्रक्चर को हमने समझा कि भाई इसमें डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, ये भी देखो यहां लिखा हुआ है पूरा, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स हैं, और ये डार्क और लाइट बैंड जो है, ठीक है, आप कह रहे हो एक को आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड जिसमें एक्टिन प्रोटीन है, और ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड जिसमें मायोसिन प्रोटीन है। आई बैंड जो होता है वो थिन होता है कंपैरेटिवली, और ए बैंड जो होता है वो थिक होता है कंपैरेटिवली। आई बैंड के बीच में एक लाइन है जो इसको पूरा बाइसेक्ट कर रही है, जिसे आपने जेड लाइन कहा, और ए बैंड के बीच में एक लाइन है जो इसे पूरा बाइसेक्ट कर रही है, जिसे आपने एम लाइन कहा। अल्टरनेटली ये बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड हैं और सब मिला के क्या बना रहे हैं, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स को बना रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा एक एच जोन को। एच जोन क्या है, वो पोर्शन जहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हमने अभी तक देखा है, मतलब अगर हम बहुत क्रीम चीजों को उठाएं कि हमें इतनी चीजें यहां पर नोट डाउन करनी है, ठीक है, तो एक बार जरा इसको देख लो फटाफट से, और ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। फटाफट से इन सारे नोट्स को देख लो एक बार, जो जो यहां पर लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पूरे लेक्चर में जानना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ विद मसल्स, ठीक है।
अभी यहाँ पर आपका मसल्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अभी इनका ऑर्गेनाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपको मसल टॉपिक के बारे में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, अगर वो समझ आ गई हैं तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बता दें और कर दें सेशन को लाइक और शेयर अपने सारे ही दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर मिस किया है जो मैं पढ़ा चुकी हूं, तो उसे आप जाके अवेल कर सकते हो। कहां से? अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन से, जहां आपको मिल जाएंगे मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, जिसमें सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आप किसी भी लेक्चर को अवेल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास, हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आप सब की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से अवेल कर लोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे क्या मैकेनिज्म ऑफ मसल एक्शन को कंप्लीट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।